हेलो फ्रेंड, जी आर्ट क्लासेस में स्वागत है फिर से आपका। आज हम पुनः एक जीके का प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। वन डे ट्यूसडे हर एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन होता है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जूनियर हाई स्कूल का पेपर जो वैकेंसी का है, वो चाहे टेट का हो, सुपर टेट का हो, अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सबकी दृष्टि से यहाँ पे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हम निकाल कर लाते हैं। आप इसे देखें, पढ़ें, समझें और काफ़ी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता में योगदान ये प्रश्न देंगे। ये एक लाइन के प्रश्न हैं, ये तुरंत याद होंगे, बस 2 बार आप पढ़ लें इसे। आई वीडियो पर 2 बार पढ़ें बस। चलिए देखते हैं। ये लिखा है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? जो वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान है चल रही है, उसका जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह क्या था? यानी आनुवांशिकता का जो नियम उन्होंने प्रतिपादित किया था वो किस पर प्रयोग करके किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये गॉर्डन पी थी। पी माने मटर। एक गॉर्डन पी थी जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था, तब यह आनुवांशिकता का नियम उन्होंने सिद्ध किया था। अगला है, जीनोम चित्रण का संबंध है किससे है? जीन्स का चित्रण ही जीनोम चित्रण कहलाता है। क्या होता है? जीन्स का चित्रण। हमारा डीएनए है, डीएनए पर क्या होते हैं? सभी जीन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। उनका अनुक्रम जो है, ये जो डीएनए है, डीएनए पर सभी जीन्स का जो अनुक्रम है वही जीनोम है। वही जीनोम है। और सभी जीन्स का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक चित्रण जीनोम चित्रण कहलाता है। जीनोम क्या है? अनुक्रम है सभी जीन्स का जो कोशिका के डीएनए पर पाए जाते हैं। कोशिका है, उसमें डीएनए होता है। डीएनए में लाखों संख्या में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। जीन्स का अनुक्रम होता है, सीरियल होता है कोई अनुक्रम। उसी अनुक्रम को क्या बोलते हैं? जीनोम। और सभी जीन्स का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक चित्रण जो हम करते हैं तो वही जीनोम चित्रण होता है। यानी जीनोम का चित्रण वही संरचनात्मक और प्रकारात्मक चित्रण उसका जब किया जाता है जीन्स का, तो जीनोम चित्रण उसे कह देते हैं। अगला है, जीवों के आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं? ये क्रोमोसोम्स के द्वारा जाते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ पर होता है? डीएनए में होता है। वहीं से आनुवांशिकता का नियम यहाँ पे लागू होता है। क्रोमोसोम्स ले जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। माता पिता के जो गुण हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में, बच्चे में, संतान में कौन ले जाता है? क्रोमोसोम्स। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई होती है। क्या होती है? जीन्स होती है। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन्स। जीन्स पर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, मेड बाय डीएनए के।
और ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इनका क्या है, जीन्स का जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक धारण करते हैं, करके नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचा देते हैं गुण को, है ना। तो जीन्स पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। यही क्रोमोसोम जो है अगली पीढ़ी में माता पिता के गुण जो हैं वो अगली पीढ़ी यानी संतान में ले जाते हैं। यही इकाई है। इकाई पूछना आवश्यकता इकाई तो जीन्स होते हैं। अगला है जंपिंग जीन्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जंपिंग जीन्स के बारबरा मैकिन्टॉक ने किया था। जंपिंग जीन्स होता है। अगला है डीएनए निम्न 3 अमीनो अम्ल, डीएनए में निम्न 3 अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं, यानी डीएनए जो होता है वो 3 अमीनो अम्लों से बना होता है। वो कौन कौन है, कभी कभी इसको पूछ लेता है, इसमें एक मिक्स कर देता है और वही छांटना है, बताना रहता है। ये तीनों कौन कौन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3 होते हैं डीएनए में। और आरएनए में कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन की जगह दूसरा कोई होता है, यूरेसिल होता है। तो डीएनए का पूछा जा रहा है तो ये 3 उसके अमीनो अम्ल हैं, ये याद रखिए, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसी में कोई एक तीसरा चौथा मिला दिया जाता है तो वही छांटना रहता है। इस तरह के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं। गुणसूत्र तो क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। कितने होते हैं, 46 होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनको 23 जोड़ी में बांटते हैं। तो जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं। 22 जोड़ी समान होते हैं गुणसूत्र। 22 जोड़ी क्या होते हैं, समान होते हैं। 22 जोड़ी जो होते हैं समान होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है वही लिंग निर्धारण का होता है। वो पुरुष में क्या होता है, XY, और महिला में क्या होता है, XX। इसी से लिंग निर्धारण होता है। किससे, 23वां जोड़ा जो पुरुष में होता है। पुरुष में जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होता है, उसी से लिंग निर्धारण होता है। यानी लड़की होगी या लड़का, ये लिंग निर्धारण कौन करता है, यही XY जीन्स जो होता है। 23वां जोड़ा पुरुष में, 22 जोड़ा का मतलब 44 हो गया। 23वां जोड़ा का मतलब ये 44, 45, एक 46 हो गया। ये 46 गुणसूत्र होते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में। तो 22 जोड़ा दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ा ही भिन्न भिन्न होता है ना। तो ये इस कहाँ का 23वां जोड़ा जो है पुरुष का, यही भिन्न होता है, यही लिंग निर्धारण में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के जीवों में गुणसूत्र नहीं पाया जाता। सरीसृप जिसे रेप्टेलिया कहते हैं, इनमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता। ये इसमें कौन आते हैं रेप्टेलिया में, छिपकली, सांप, ये आते हैं रेप्टेलिया वर्ग में। इनमें गुणसूत्र नहीं होता। इनमें जो लिंग निर्धारण होता है वो ताप, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ के ताप पर निर्धारित होता है ना। गुणसूत्र नहीं होता, ताप पर निर्धारित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए आपको।
अगला है जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका बना पादप कोशिका में अंतर किसके कारण होता है, किसके कारण कर सकते हैं। तो हमने देख लिया जंतु कोशिका एक तरफ लिख लिया, पादप कोशिका एक तरफ लिख लिया। इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका की भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक प्रोटीन होती है, ये काइटिन की बनी होती है। वहीं पादप कोशिका में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज पौधे में जो ऊपरी आवरण होता है पौधे का वही सेल्यूलोज है। और मनुष्य या अन्य जीवों में जो होता है उसकी चमड़ी जो होती है उसे काइटिन बोलते हैं। ये प्रोटीन की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। हरित लवक यहाँ पर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता, ये पौधों में पाया जाता है। हरित लवक प्रेजेंट होता है। ये दो प्रकार के अंतर हैं, ज़्यादातर इसी पूछता है सेल वॉल कोशिका भित्ति को। अगला है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हर कोशिका में सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन का जान होता है, वहाँ ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो बाहर आती है, ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा वहाँ पहुँचती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, बाहर आएगी। और इस जारण में क्या होगा, एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो उस जीव के जीवनचर्या में उपयोग आती है, वही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो ये कुछ और है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाई जाती माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सभी जंतु एवं पादप कोशिका द्रव्य में यह पाई जाती है। क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के द्वारा ये सब प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया और भोजन, जारण, ऊर्जा, ये सब चलता रहता है। अगला है मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होती है। ये मुर्गियों में होने वाली एक बीमारी है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। कुछ रोग उत्पन्न किया जाता है किसको द्वारा, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ रोग बैक्टीरिया का होता है, एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटसिस है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरियल डिसीज है। कुछ रोग, ये दो प्रकार के बैक्टीरिया, ज़्यादातर ये बैक्टीरिया का कारण होता है। अगला है थैलीसीमिया के रोगी में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रह जाती है, तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण जो होता है उसकी क्षमता ऐसे व्यक्ति में नहीं रह जाती है। थैलीसीमिया बीमारी जिसको होती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। अगला है हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, ये लीवर होता है। हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस क्या है, वायरस वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस नाम ही होता है इसका। अगला है बर्ड फ्लू, विषाणु जनित बीमारी है। ये भी वायरल है, विषाणु जनित वायरल है बीमारी। इसके विषाणु का नाम क्या है, H5N5 है इसके विषाणु का नाम। इसमें कभी कभी पूछ देता है कौन विषाणु जनित है रोग और कौन जीवाणु जनित है। तो ये दोनों क्या हैं, विषाणु जनित रोग हैं। अगला है उत्पादन बढ़ाने के लिए समय समय पर क्रांतियाँ लाई गई हैं जो सुमेलित हैं इस प्रकार से। कई प्रकार की क्रांतियाँ थी जिनको हम एक ही जगह दे दिए हैं ये उत्पादन बढ़ाने के लिए। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न से, अधिक खाद्यान्न उत्पादन से। पीत क्रांति तिलहन से, तिलहन की फसल उत्पादन बढ़ाने से है। श्वेत
क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन बढ़ाने से है। तो ये क्रांतियाँ कई तो हैं, इनको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है, आती हैं। अगला प्रकाश वर्ष इकाई किसका है? दूरी का, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ये सूर्य द्वारा प्रकाश, तारे जो स्टार होते हैं, सूर्य भी स्टार है, उसके द्वारा जो दूरी तय की जाती है एक वर्ष में, या और जो बहुत दूर हैं तारे, उनके द्वारा जो प्रकाश हमारे तक आता है, अन्य ग्रहों तक जाता है, तो वही दूरी तय करता है जो एक वर्ष में, वही प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। कुछ इकाइयाँ हैं, यूनिट, ये भी पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, हम जो आपको निकाल के लाए हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल का बहाव। जल का बहाव मापा जाता है, जल के बहाव की दर क्यूसेक से नापी जाती है। बाढ़ में नदी समुद्र का जो बहाव होता है नदी का, बाढ़ का, उससे किससे नापते हैं? क्यूसेक से। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, जिससे वायुमंडल का पता लगाया जाता है। इससे मौसम का पता लगाया जाता है आर्द्रता नाप करके। तो प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? लक्स मीटर से। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात की जाती है, ये कौन से उपकरण से? रडार से। इसमें क्या होता है? रेडियो तरंगों द्वारा रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं जो उस वस्तु से टकरा कर वापस आती हैं और वो वस्तु की स्थिति का वो पूरा ज्ञान देती हैं। जैसे जहाज हैं, जहाज़ें जो चलती हैं आसमान में, तो रडार लगे रहते हैं वहाँ पर जो है एयरपोर्ट पर, तो उसी रडार से ये वो जहाज़ की ऊंचाई, दूरी, स्थिति का पता लगाया जाता है। रेडियो तरंगे भेज करके पता लगाया जाता है। अगला है भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। इसमें 9 इकाइयाँ बनाई जाती हैं, 1 से 9 तक। तो एक इकाई से दूसरी इकाई तक जो तीव्रता होती है वो 10 गुना हो जाती है। मान लीजिए रिक्टर पैमाने पर 1 है तीव्रता, तो 2 होगी, तो जो 1 की तीव्रता होगी वो 2 पर पहुंचने में 10 गुना इससे बढ़ जाएगी। 1 पर जो मान लीजिए कि 10 है तीव्रता, तो 2 पैमाने पहुंचने पर 10 गुना बढ़ जाएगी तीव्रता। तो ऐसे होती है। अगला है ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना विनाश। ऊर्जा संरक्षण का ये नियम कहता है। ऊर्जा खाली उसका रूप बदला जाता है। न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत में ये बताया था। ब्रह्म सिद्धांत में इन्होंने बताया था, न्यूटन से पहले इन्होंने बता दिया था कि सभी वस्तुएं आकर्षित होती हैं कहाँ? पृथ्वी की ओर। बाद में न्यूटन ने भी यही चीज़ बताया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने, वही गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्यों रहता है? द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण समान उसमें बना रहता है, इसलिए उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान उसका शेप साइज जो है उस मटेरियल का, और उस पर जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण,
वो बराबर बना रहता है, वही रहता है, उसमें परिवर्तन ना होने के कारण भार में परिवर्तन नहीं होता। ये परिवर्तित होगा तब भार में परिवर्तन होगा। तो बस फ्रेंड्स, आज आपको यही प्रश्न हम हल कराए हैं, इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसे आप पढ़ें, समझें, और ये इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम दृष्टि से। इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।